वीकेंड अच्छा बीता होगा सबका, और जिन लोगों का होमवर्क बाकी था उन लोगों ने होमवर्क किया होगा, बाकी के लोगों ने रिवीजन किया होगा। तो आगे एक और दवाई के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं जिसका नाम है एल्यूमिना। और पिछले कुछ दिनों से तकरीबन हम 50 दवाइयों के ऊपर पहुंच चुके हैं, और कुछ लोगों के अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हमें ये व्याख्यान हेल्पफुल होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमें होम्योपैथी के मेडिसिन समझ में आ रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे एप्रिसिएशन आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के, तकरीबन गुरुकुल ज्वाइन करते समय 250 लोग थे, लेकिन अभी तक 20, 25, 30 रहे होंगे जो रेगुलर वर्क करते हैं। बस हमारा फोकस उन्हीं के ऊपर है कि गंगा की तरह बहते चलो, और पानी बहता है तो आप जो भी देते हैं उसमें से वो क्या करता है, साइड में निकाल देता है। तो ऐसा ही होता है, जिनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जिनकी प्रायोरिटी होम्योपैथी नहीं है, जिनको दूसरी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको दूसरा कुछ करना है, वो लोग अपने आप छूटते जाएंगे। वही लोग रहेंगे जिनके लिए होम्योपैथी प्रथम है, होम्योपैथी 1 नंबर के ऊपर है, और जिन्हें जीवन के अंदर एपोरिज्म 1 को जीना है। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर टू सीक टू हेल्प टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। और द फिजिशियंस मिशन किन लोगों का होता है दोस्तों? हमने आपको ऑर्गेनन के व्याख्यान के अंदर एपोरिज्म 1 के दरमियान समझाया था कि मिशन 2 ही लोगों का होता है, साधुओं का और सैनिकों का। और मिशन के अंदर जान भी चली जाए तो चली जाए, लेकिन मिशन नहीं रुकना चाहिए। जब आपके अंदर भी इस तरह की विचारधारा डेवलप होगी कि होम्योपैथी करने के लिए, रिस्टोर टू सीक टू हेल्प टू क्योर करने के लिए, अगर मेरी जान भी चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैं वो करूँगा, उसके लिए मैं काम करूँगा, और तब जाके होम्योपैथी के लिए कुछ अच्छा होगा। तो क्या है एल्यूमिना, कब एल्यूमिना सोचना है, कब एल्यूमिना प्रिस्क्राइब करना है, वो हम आज के इस व्याख्यान के अंदर देखेंगे। एक नॉन मेडिसिन है, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो पाते हैं, वो हमारा भी लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, लेकिन हमें बहुत अनुभव नहीं है। शायद ही 5, 7, 8 केसेस के अंदर हमने अभी तक एल्यूमिना प्रिस्क्राइब किया होगा, लेकिन फिर भी हमारे गुरुजनों का, दूसरे आप जैसे दोस्तों का, सब लोगों का जो अनुभव हमें मिलता है, इसीलिए हम कहीं भी नहीं कहते हैं कि हम जो आपको दे रहे हैं वो मेरा है। नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। सब जगह से, जहाँ से मुझे जो भी मिला है और मैं जिस तरीके से समझा हूँ, हम लोग जिस तरीके से समझे हैं, वो आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि वी आर पोस्टमैन ऑफ मास्टर हनीमैन। उन्होंने पोस्ट भेजी है, डाकिया तो सिर्फ डाक लाता है, तो हम तो डाक देने के लिए आए हैं। तो क्या है एल्यूमिना? चिली थर्स्टी, 2 इंडिकेशन। इन्हीं इंडिकेशन पे आज एक बहुत अच्छे केस में हमने कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया है। चिली थर्स्टी, राइट साइडेड, वाट्स एंड नर्वस कंप्लेन। बस ये इंडिकेशन मिले और इन इंडिकेशन के ऊपर हमने कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया है इन केस ऑफ पार्किंसोनिज्म। सो किया जा सकता है। हम बार बार आपको कहते हैं कि पैथोलॉजी से हमें मतलब नहीं है, क्या उसका नाम है, नोसोलॉजिकल नेम है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है PQRS और इंडिकेशन से। इंडिकेशन मिले बस दवाई दे दिया। इतना सरल है होम्योपैथी कि पार्किंसोनिज्म में किस तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, क्या होगा, कैसे, कुछ नहीं। चिली मिला, थर्स्टी मिला, राइट साइडेड कंप्लेन मिला, नर्वस कंप्लेन मिला और वाट्स मिले ऑब्जर्वेशनल सिम्टम के तौर पे, बस कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किए हैं। तो इतना सरल होम्योपैथी आप भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता है फिर भी हो जाता है। तो आपको तो इतना, आप तो देखते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो आपसे क्यों नहीं हो पाएगा? बस जरूर है उस जुनून की, जरूर है उस जज्बे की कि मुझे कुछ करना है, और वो पैदा कीजिए। स्लगिश एंड स्लो, सेंसेशन आर स्लो इन बीइंग ट्रांसमिटेड टू द सेंटर, स्टूल, यूरिन, पिक ऑफ द नीडल। स्लगिश एंड स्लो, एनीथिंग, कहीं पे भी अगर आपको स्लो एंड इंसीडियस ग्रोथ मिले, स्लो एंड इंसीडियस पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट मिले, और अगेन इसको हम ले लेते हैं एज अ नर्वस कंप्लेन के तौर पर कि सेंसेशन उसका स्लो है, पेरीफेरी टू सेंट्रल तक वो सेंसेशन पहुंचने में टाइम लगता है,
सो अर्जिंग टू यूरिनेट, अर्जिंग टू स्टूल, वहां पे उनको स्ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो वहां पे भी स्लो एंड स्लगिश इतना ही हमें लेना है, लेकिन स्लो एंड स्लगिश बहुत तौर पे लिया जा सकता है। अगेन जो अभी अभी वाला डिसीज है, आप उसको क्या कहते हैं, वो रेस्पिरेटरी कंप्लेन होती है और हैप्पी हाइपोक्सिया होता है वगैरह वगैरह, उसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन लेवल लो है लेकिन आरआर नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लो एंड स्लगिश यहां से ऊपर तक पहुंचा नहीं है, अभी टाइम लग रहा है। सो स्लो एंड स्लगिश है, चिली है, थर्स्टी है और वीकनेस है, तो वहां पे भी एल्यूमिना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। हम आपको ये शेड्स दे रहे हैं कि पैथोलॉजी कोई भी हो, अगर आपको इंडिकेशन मिले तो दवाई प्रिस्क्राइब कीजिए। पैरेटिक वीकनेस मतलब यस, पैरालिसिस जैसी ही वीकनेस, पैरालिसिस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत वीकनेस। क्यों? क्योंकि स्लगिश एंड स्लो है। क्यों? हाथ उठाने में दिक्कत, अगर सो रहे हैं तो सीधे सो रहे हैं और ऐसे सोना है तो धीरे धीरे करके करवट बदलना है। क्यों? हर जगह पे स्लगिशनेस। आपने एक स्लगिशनेस को पकड़ लिया, वो कहीं पे भी मिले, इट इज इंडिकेशन फॉर एल्यूमिना। जिस तरह से इंडिफरेंस इज इंडिकेशन फॉर सेपिया, एक इंडिफरेंस वर्ड के ऊपर आप पूरा सेपिया समझ सकते हैं, शायद डॉक्टर एल.एम. खान साहब ने समझाया था। तो उसी तरह से एक स्लगिशनेस और स्लोनेस के ऊपर से एल्यूमिना के अंदर आप पूरा एल्यूमिना समझ सकते हैं। देखिए मित्रों, हम आपको कोई मेडिसिन समझाने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि हमें ही नहीं आता है, हमने ही नहीं समझा हुआ है। हम आपको सिर्फ किस कंडीशन में किस तरीके से सोचना है वो सोच बता रहे हैं। मेडिसिन किस तरीके समझना है वो एकेडमिक पार्ट है, हमारे लिए भी वीकनेस है, हम भी नहीं समझ पाते हैं, अभी सीख रहे हैं। लेकिन क्लिनिकल पार्ट क्या है कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कब सोचनी है, किस तरीके से सोचनी है। तो कुछ कुछ अनुभव हमारे हैं, कुछ कुछ हमारे गुरु के हैं, कुछ कुछ आप जैसे दोस्तों के हैं, और जो भी केसेस देते हैं उसमें हम सोचते हैं उस तरीके से। और सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो फिलॉसफी है कि इस तरीके की एक सोच मिल जाती है, उसके बाद आप किसी भी कंडीशन के अंदर सोच सकते हैं। तो यही है एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और प्रोफ्यूज सिक्रीशन फ्रॉम द लेटर। मतलब शुरुआत के कंडीशन में ड्राइनेस है लेकिन बाद में प्रोफ्यूजनेस ऑफ सिक्रीशन मिलता है। सो अगर ड्राइनेस मिले तो भी एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए, प्रोफ्यूज सिक्रीशंस मिले तो भी एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए, लेकिन हमारे अनुभव में ड्राइनेस ज्यादा मार्क्ड है। सो प्रोफ्यूज सिक्रीशन को वो उन लोगों के लिए है कि जो एक रूटीन प्रिस्क्रिप्शन से बाहर निकलकर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जो डे टू डे प्रैक्टिस में भी अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। बिगिनर्स के लिए, हमारे लिए ड्राइनेस, क्योंकि हर मेडिसिन के बहुत सारे पोल्स होते हैं। जनरली लीजेंड्स डॉक्टर हैं वो 2 पोल्स की बात करते हैं कि एक यहाँ का पोल, एक यहाँ का पोल, पोलारिटी है। बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे पोल्स हैं, सब कुछ हम समझ ही नहीं सकते। हमसे जितना समझा जाता है, हमें जितना मिला है उतना हम आपको बताए रहे हैं। सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन द थ्रोट, फिशर एंड क्रैक्स। मतलब स्प्लिंटर मतलब खूंचना, फिशर एंड क्रैक्स दूसरा मेडिसिन जिसमें स्प्लिंटर भी है, फिशर भी है और क्रैक्स भी है, चिली भी है, एसिड नाइट्रिक। ठीक है। इसके अलावा तीसरा मेडिसिन फिशर और क्रैक्स के लिए ग्राफाइटिस। ठीक है। तो इस तरीके से सोचा जाना चाहिए। अपना रेपर्टरी के अंदर फिशर एंड क्रैक्स लिखिए और ये लिखते जाइए। ये अनुभव है। इस तरीके से जो इवॉल्व होंगे ना, हमें ऐसा नहीं करना है कि एक ही बंदा इवॉल्व हो, हमें सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। और ये हमने सीखा है कल एक वेबिनार के अंदर, जहाँ पे 1-to-1 बातचीत की गई और वहाँ से हमने सीखा कि सिर्फ हम बता दें और आप सुन लें, उस तरीके से हम जहाँ पे आपको ले जाना चाहते हैं, हम जो जिस तरीके से आपको सिखाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और वहाँ से हमने सीखा कि 1-to-1 बातचीत होनी चाहिए, आमने सामने की बातचीत होनी चाहिए। और कुछ ही समय के अंदर आपके संयोजक सामने से आपको कॉल करके आमने सामने की बातचीत करेंगे।
मस्ट स्ट्रेन एट अ स्टूल और यूरिनेट। स्टूल और यूरिनेट में स्ट्रेन करना पड़ेगा, किसी भी डिस्चार्ज के लिए स्ट्रेन करना पड़ेगा। क्यों? स्लगिशनेस, स्लोनेस। अब एक केस ऐसा था कि जिसमें स्ट्रेनिंग फॉर यूरिन, उनको बीपीएच का दिक्कत था। स्ट्रेनिंग फॉर यूरिन बहुत कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ था, सॉफ्ट स्टूल बट कॉन्स्टिपेटेड, और चिली थर्स्टी इन्हीं और नर्वस कंप्लेन, इन इंडिकेशन के ऊपर हमने एल्यूमिना प्रिस्क्राइब किया था। सो उन केसेस के अंदर भी एल्यूमिना प्रिस्क्राइब किया जाए, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्टूल की यानी कि क्ले लाइक स्टूल और स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल या कॉन्स्टिपेशन के लिए ही दवाई है, उसके लिए नहीं होता है। आपको एसेंस पकड़ना है कि PQRS कौन से हैं, अपने अनुभव में से 8, 10, 15 उतने ही इंडिकेशन अपने को याद रखने हैं, और वो इंडिकेशन मिले ना तो मिस नहीं होने चाहिए। आप 70-80% प्रैक्टिस के अंदर चले जाएंगे, आपका रिजल्ट रेशियो उन लोगों से भी अच्छा निकल पाएगा जो लोग आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? हमारे वहां पे बहुत क्या होता था कि हम लोगों को है ना बहुत दिक्कत होती थी। हमने सुना था कि लेकेसिस के प्रूविंग करने के बाद हेरिंग सर गले में कुछ टाइट नहीं पहन पाए थे, ब्रोमियम एंड सिलिसियाज आर डीप एक्टिंग ड्रग, इस तरीके का सुना था। तो हमें प्रिस्क्रिप्शन करने में बहुत दिक्कत होती थी, डर लगता था साला कुछ हो जाएगा तो, कुछ हो जाएगा तो, कुछ हो जाएगा तो। लेकिन हमारे जो डिस्पेंसर थे, जो 30 साल से डिस्पेंसिंग करते थे, उनके पास कोई आता था कि बहुत है ना खांसी होती है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और देखा उन्होंने कि अभी विंटर मतलब मॉनसून चल रहा था, तो उन्होंने ब्रोमियम TDS दे दिया। वहीं से हमें मालूम हुआ कि ज्यादा नॉलेज आपके अंदर डर पैदा करता है। जो वेरीफाइड नहीं है, जो अनुभव में नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। चाहे मास्टर हनीमैन ने ही क्यों कहा हो, आप अपने फिर से अनुभव कीजिए, और वहां पे आपको लगे कि नहीं मास्टर हनीमैन ने यहाँ पे सही कहा है, तो उसका ही स्वीकार कीजिए। इसीलिए गुरुकुल के परिचय के लेक्चर के अंदर ही, उसी व्याख्यान के अंदर हमने आपको कहा था कि श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, प्रायोगिक अनुसंधान करें, और उनमें से आपको जो सत्य लगे वही लें। हमारे पास बच्चे आते हैं, सर इस तरह से TDS दवाई दें, एग्रावेशन तो नहीं हो जाएगा? हम उनको कहते हैं एग्रावेशन नाम की चीज ही नहीं होती है। आपको जब एग्रावेशन के बाद मालूम होती है तब आपको डर लगता है कि एग्रावेशन हो जाएगा तो। एक बार देखे तो देखिए, हो जाएगा तो देख लेंगे, एंटीडोट तो है ही अपने पास। दोस्तों एक चीज याद रखिए, दूध फटने पर वही घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है। मालूम चला? तो ज्यादा नॉलेज हानिकारक इसीलिए है। अब आप रेपर्टरी के अंदर देखेंगे तो स्वीट डिजायर में भी सल्फर मिलेगा, स्वीट एवर्जन के अंदर भी सल्फर मिलेगा, राइट साइडेड के अंदर भी सल्फर मिलेगा, लेफ्ट साइडेड के अंदर भी सल्फर मिलेगा। अब जाके क्या कहेंगे? अब मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो पल्सेटिला के अंदर राइट साइडेड कंप्लेन लिखा होगा, रेपर्टरी के अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइडेड में भी पल्सेटिला है। जितना ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा कंफ्यूजन, और उतना ज्यादा आपका रिजल्ट रेशियो लो, और आप उतना ही कम प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन समझना ऑफ मेडिसिन, एकेडमिक पार्ट, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिसिन। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम आपको कुछ समझाने नहीं आए, क्योंकि हम भी नहीं समझे हुए हैं। हम भी कई दफा TDS 1M प्रिस्क्राइब करते हैं, अनुभव होगा उस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लर्निंग इज ए जर्नी, टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं है कि हमने आपको मंत्र फूंक दिया और आपको सब कुछ आ जाएगा। तो ये चीज है कि ज्यादा विदाउट अनुभव, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन कॉजेस कंफ्यूजन। इसीलिए हम आपको मना करते हैं कि 7 मटेरिया मेडिका में से नहीं पढ़ना है मेडिसिन। भगवान एक होना चाहिए, उसी की पूजा कीजिए। एक मटेरिया मेडिका पढ़िए, लेकिन उस तरीके से कि कौन से पेज के ऊपर कौन सा इंडिकेशन लिखा है और वो प्रैक्टिस में कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो आपको याद हो। आप एक लेवल के ऊपर आ जाएं प्रैक्टिस करने के अंदर, उसके बाद दूसरे पढ़ें। उसके बाद आप 7 या 77 मटेरिया मेडिका में से पढ़ें। लेकिन सब कुछ बिगिनर्स के लिए नहीं होता है, स्टार्टिंग के लिए नहीं होता है। और गुरुकुल यही है कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है। जिसके लिए जितना सुपाच्य है उसको उतना ही दिया जाता है। और अब आपके साथ 1 to 1 बातचीत होगी, उसके बाद ऑर्गेनन के व्याख्यान होंगे, और हम आपको जो सब
देना चाहते हैं। जो हमारे पास है, इस शरीर का क्या भरोसा, आज है और कल ना हो, तो हमको भी जल्दी है कि हम आप तक मायाजम पहुंचा दें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज पहुंचा दें, हमें बहुत जल्दी है। लेकिन अभी तक आपकी पाचन शक्ति उतनी डेवलप नहीं हुई है कि उसको पचा सकें, इसीलिए हम होल्ड किए हुए हैं। अब हम संयोजकों को आज से विनंती करेंगे कि एक एक बंदे से बातचीत कीजिए और आपका लेवल बढ़े, हम 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग साथ में ग्रो हों, आप भी सीखें, हम भी सीखें और सबका अनुभव हो। यही गुरुकुल है। हैज टू स्ट्रेन हार्ड स्टूल, इवन सॉफ्ट स्टूल, स्ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब कॉन्स्टिपेशन होता है तो किसी का हार्ड स्टूल होगा, किसी का सॉफ्ट स्टूल होगा, कोई दिन में एक बार जाएगा, कोई 3 दिन में एक बार जाएगा, कोई एक दिन में 3 बार जाएगा, किसी को इनफेक्चुअल अर्जिंग होगा, किसी को डिससेटिस्फैक्टरी स्टूल होगा, किसी को 2-2 घंटे 1.5 घंटे बैठा रहना पड़ेगा। सब इसको बोलेंगे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। आगे हम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी व्याख्यान लेंगे, लेकिन आप लोग कितना रिस्पॉन्स करते हैं उसके ऊपर आधारित हैं कि कौन सा कॉन्स्टिपेशन मिले तो कौन सी मेडिसिन सोचनी है क्लिनिक के अंदर। जरूरी नहीं है कि हर बार मेंटल से ही डिफरेंशिएशन हो, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अगर आपको मरीज आके बोलता है कि डॉक्टर साहब जाते हैं ना संडास के लिए या टट्टी के लिए या टॉयलेट के लिए, तो आधा घंटा, घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ता है, तो वहां पे एल्यूमिना सोचना है। अगर आपको मरीज आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हार्ड स्टूल आता है, स्पेशली सीप डंग लाइक, बकरीनी लिंडी जेવું આવે છે, तो कौन सा मेडिसिन सोचेंगे? सिलिसिया, वेरी गुड, और नेट्रम सल्फर, ओपियम, इन सब मेडिसिन को सोचा जाना चाहिए। तो हर मेडिसिन कब कब सोची जानी चाहिए। अब आप कॉन्स्टिपेशन के जितने भी रूब्रिक देखेंगे ना, तो हर रूब्रिक में आपको सल्फर मिलेगा, स्ट्रेनिंग में भी मिलेगा, हार्ड स्टूल में भी मिलेगा, सॉफ्ट स्टूल में भी मिलेगा, इनफेक्चुअल अर्जिंग में भी मिलेगा। इसीलिए हम अभी रेपर्टरी को होल्ड किए हुए हैं कि रेपर्टरी का एक लेवल बढ़ना चाहिए, उसके बाद हम रेपर्टरी के व्याख्यान करें। पहले मटीरिया मेडिका दिल से समझिए यार, अब हर जगह मिलेगा, तब क्या करना है। अगेन मटीरिया मेडिका इज सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे कुछ नहीं जाता है। गैट tottering after severe illness, unable to walk with eyes open, again nervous complaint, neurological complaint और नोसोलॉजिकल नेम के अंदर इसको कहा जाता है एटैक्सिया। सो अब आप कहेंगे कि टोटालिटी के दरमियान है ना, कॉमन सिम्टम साइड में रख देने चाहिए। अब आपको मिला एटैक्सिया का केस आया, तो इसको साइड में रख देंगे तो एल्यूमिना मिस करेंगे। वही हमको आपको समझाना है कि व्हाट इज डिसीज, what is vital force, what is miasm, which symptoms are symptoms of miasm, which symptoms are symptoms of vital force, टोटालिटी में कौन से इंडिकेशन लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, वो सब समझाना है हमें आपको, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है। when walking with closed eye and in the darkness, तो डार्कनेस और कोल्ड आईज, क्लोज आई के साथ वॉकिंग नहीं किया जा सकता, इवन वो खड़े भी नहीं रह पाते हैं। आप आईज क्लोज करने को बोलेंगे ना तो मूवमेंट चालू हो जाएगा। इनएक्टिविटी ऑफ द रेक्टम, नो डिजायर अंटिल एक्यूमुलेशन ऑफ द लार्ज स्टूल, स्टूल्स ड्राई लाइक सीप डंग, अगेन सीप डंग के अंदर भी एल्यूमिना हमें सोचना है। तो अगर ड्राई हार्ड स्टूल मिलता है तो भी एल्यूमिना सोचिए, सॉफ्ट स्टूल विद स्ट्रेनिंग मिलता है तो भी एल्यूमिना सोचिए। हमें इस तरह से नहीं सोचना है क्लिनिक के अंदर कि एल्यूमिना का स्टूल सॉफ्ट होता है, नहीं, हार्ड भी हो सकता है। सो हमें ये एकेडमिक पार्ट है कि एल्यूमिना ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो परीक्षा में लिखने के लिए, मेडिसिन समझने के लिए, याद रखने के लिए अच्छा है। लेकिन जब हम क्लिनिक के अंदर बैठते हैं, जब मास प्रैक्टिस करना है, बहुत से प्रिस्क्रिप्शन करने हैं, तब हमें ऐसा सोचना है हार्ड स्टूल, सॉफ्ट स्टूल, कौन से मेडिसिन सोचे जाने चाहिए। अगर सॉफ्ट स्टूल स्ट्रेनिंग है तो एल्यूमिना सोचना है, हार्ड स्टूल इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम है तो भी एल्यूमिना सोचना है। पासिस स्टूल इजीली व्हेन स्टैंडिंग, अब ये बहुत अनयूजुअल है और इसी को पिक्यूलियर कहते हैं ना। स्टैंडिंग पोजीशन में स्टूल पास कैसे हो सकेगा, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट बोलता है, मरीज आपको बोलता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में स्टूल पास अच्छे से हो जाता है, देन थिंक ऑफ एल्यूमिना। इसको कहते हैं द ग्रांड कीनोट, हाईली पिक्यूलियर। क्रोनिसिटी, व्हेन कंप्लेंट्स इंप्रूव फॉर अ टाइम एंड रिलैप्स फॉर नो रीजन,
अब ऐसे केसेस कब आएंगे? जब आप 2, 3, 4, 5 साल की प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद कि मरीज आएगा, दवा ले जाएगा, अच्छा हो गया, फिर से हो गया, अच्छा हो गया, फिर से हो गया, तो आपका मेडिसिन में भी पार्शियल सिमिलर है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि कंप्लेंट्स इंप्रूव फॉर टाइम एंड रिलैप्स फॉर नो रीजन। और दूसरे इंडिकेशन अगर एल्यूमिना को सपोर्ट करते हैं तो ये उसमें 5वां, 6वां, 7वां इंडिकेशन लगा के एल्यूमिना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सिर्फ एक इंडिकेशन पे एल्यूमिना प्रिस्क्राइब नहीं करना है। और क्या कहते हैं, आफ्टर सीवियर इलनेस, कोई भी दिक्कत अगर आफ्टर सीवियर इलनेस होती है, अभी अभी जो इलनेस चल रहा है मार्केट के अंदर, उसके बाद वीकनेस हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, कब्ज हुआ, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम हो गया, वीकनेस आया, पैरालिसिस, पैराटिक टाइप ऑफ वीकनेस आया, या पैरालिसिस हुआ, या तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कुछ भी हुआ, तब एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। ये प्रायोगिक मटीरिया मेडिका है। क्लिनिक में किस तरीके से हम सोचते हैं, हमें हमारे गुरुओं ने किस तरीके से सोचना सिखाया है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फॉर ओल्ड पीपल विथ लैक ऑफ वाइटल हीट और फॉर प्रीमेच्योर ओल्ड एज विथ डेबिलिटी। प्रीमेच्योर ओल्ड का हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है, वो आगे के मेडिसिन आप देख लीजिए, मिल जाएगा। इंटॉलरेंस, इचिंग ऑफ वॉल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन द बेड, स्क्रैचेस अंटिल स्किन ब्लीड्स देन बिकम्स पेनफुल, सोर थ्रोट इन पब्लिक स्पीकर्स, दूसरी मेडिसिन, और अर्जेंटम मेटालिकम। सो अब लिख लीजिए ना, पब्लिक स्पीकर, सोर थ्रोट, मेडिसिन एल्यूमिना, अर्जेंटम मेटालिकम एंड कॉस्टिकम। अब आपके पास कोई टीचर आए सोर थ्रोट लेके या हॉर्सनेस लेके, तो इन्हीं 3 में से सोचा जाना चाहिए सीधा। मालूम चल रहा है हम आपको किस एस्पेक्ट पे समझा रहे हैं? अगर नहीं समझ पाए तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। और इस तरीके से मेडिसिन का नॉलेज बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। हम आपको इस वे पे ऊपर लेके जा रहे हैं कि जो भी हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं, उन्होंने हमें मैप दिया है, लेकिन वो मैप उनके जमाने का है। उसके बाद कई सारी जगहों पे उन्होंने रास्ता दिया है, वहां पे नगर बन चुके हैं। उन्होंने जहां पे नगर दिया है वहां पे खंडर बन चुके हैं। उन्होंने जहां पे जंगल दिया है वहां पे नगर हैं, और नगर दिया था वहां पे जंगल हैं। मालूम चल रहा है? वो मैप है, उस मैप से हमें आइडिया लेना है। उसी तरीके से अब जाना इस जमाने के अंदर कभी कभी पॉसिबल होएगा, कहीं कहीं जगह पे आज भी 200 साल के बाद भी उसी तरह का रास्ता है, लेकिन काफी सारी जगहों पे रास्ता उस तरीके का नहीं है। सो हम आपको जो सिखा रहे हैं, हम आपको जो बात कहने जा रहे हैं, उस बात को भगवान बुद्ध ने कहा है, तथागत बुद्ध ने कहा है, अपना दीपक खुद जलाइए। मालूम चल रहा है? अपना वे बनाइए, अपना मटीरिया बनाइए, अपना रेपर्टरी बनाइए, उनका मैप यूज कीजिए। उन्होंने अपने जमाने में जो काम किया है वो अवॉइड करने लायक नहीं है, उसको छोड़ नहीं देना है, लेकिन उसको एज अ मैप यूज करना है। उसके ऊपर चलना नहीं है। आपके पास मैप होता है तो उसके ऊपर चलते हो क्या? चलते तो जमीन के ऊपर ही हो ना। तो मैप के ऊपर चलने का प्रयास क्यों हो रहा है? हम वहीं पे फैल जा रहे हैं। मैप को देखना है, उससे इंडिकेशन लेना है कि अब हमें किस जगह पे जाना चाहिए, रास्ता कहां से मिलेगा, कौन से रास्ते से जाएंगे तो सिमिलिमम मिलेगा। वो मैप्स हैं। वो मैप्स को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? बहुत अच्छा शब्द है, मानचित्र, मानपत्र। तो पुराने जमाने में, हाँ आपने देखा है नया वाला चाणक्य, उसके अंदर वो कवच लेने के लिए जाते हैं और उनके पास मानपत्र होता है। सो वो मैप्स हैं, वो नक्शा है। नक्शे के ऊपर पैर नहीं रखा जाता है, उसको देखा जाता है, यस आगे से यहाँ पे ऐसा कुछ शायद तालाब था, तब अभी गड्ढा है तो वो तालाब भर गया होगा। इस तरीके से सोच आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस दिया है, सी आप डॉक्टर विलियम बोरिक का मटीरिया मेडिका देखेंगे ना, तो बहुत लगभग हर रेमेडी के अंदर वो 30 पोटेंसी के आगे का नहीं लिखा हुआ है। तो वो उनका नक्शा है, उन्होंने 30 तक प्रयोग किए थे, उनमें उनको रिजल्ट मिले हैं। लेकिन इतने सालों के बाद चेंज भी हो सकता है, आप उससे दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नक्शा गलत है। मालूम चल रहा है? आप उसके ऊपर पैर रख के नहीं चल सकते। नक्शा घर में रखेंगे, उसके ऊपर पैर रखेंगे, अब मुझे खजाना मिल गया, तो नहीं मिलता है। उसके लिए तो आपको निकलना पड़ता है, रास्तों के ऊपर चलना पड़ता है, जंगल आता है, झाड़ी आती है, नगर आएंगे, दुश्मन आएंगे, लुटेरे आएंगे, सबको पार करना है, और आखिर जाके तब आपको क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। तो नक्शे में से हमें क्या लेना है? जब हम
कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हमें रास्ता लेना है। जब हमें मालूम नहीं है कि क्या करना है, तब जाके हमें वहां से देखना है कि नक्शे में से कि उन्होंने क्या किया था, स्टॉलवर्ड्स ने क्या किया था। हमें हिस्ट्री पढ़नी है कि उनके पास जब ऐसा केस आया था तब उन्होंने क्या किया था। लेकिन नक्शे के ऊपर पैर रख के चला नहीं जा सकता है, अपना रास्ता तो खुद ही अख्तियार करना पड़ता है। ये आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ सकिंग इन चिल्ड्रन ऑन आर्टिफिशियल फूड और बॉटल फीड बेबीज। कल कौन सा मेडिसिन देखा था हमने? एथुजा। दूसरा मेडिसिन बॉटल फीड बेबीज लिखिए, एथुजा और एल्यूमिना। अब डायरिया लेके बॉटल फीड बेबीज के अंदर आए तो मेडिसिन कैन बी एथुजा, अगर कॉन्स्टिपेशन लेके आए तो एल्यूमिना। इस तरीके से भी प्रिस्क्रिप्शन किया जा सकता है। मालूम चल रहा है? सेक्सुअल डिजायर विदाउट इरेक्शन, एक केस में हमने प्रिस्क्राइब किया था। डिजायर बहुत है लेकिन इरेक्शन नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। डॉक्टर साहब घंटा घंटा डेढ़ घंटा इरेक्शन आने में लग जाता है। अगेन क्या हुआ? स्लगिशनेस, स्लोनेस। आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, इज स्कार्सली एबल टू स्पीक। एनी डिस्चार्ज के बाद, सिर्फ मेंसेस नहीं, कोई भी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद बहुत वीकनेस आ जाता है तो मेडिसिन एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। ल्यूकोरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ल्यूकोरिया नहीं, कोई भी दिक्कत मिलता है तो एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। स्पेशली कॉन्स्टिपेशन इन द प्रेगनेंसी, बहुत एल्यूमिना। हमारे जो यहाँ पे ऑब्स डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस करते हैं तो उन्होंने ऐसे बहुत से प्रिस्क्रिप्शन किए हैं। ठीक है। ल्यूकोरिया एक्रिड एंड प्रोफ्यूज, रनिंग डाउन टू द हिल्स, वर्स ड्यूरिंग डे टाइम, अम्यूलेशन बाय कोल्ड बाथिंग, ऐसा लिखा है। अब हमें अभी तक मिला नहीं है क्योंकि अब रनिंग डाउन टू हिल वाला सिम्टम्स नहीं मिलता है, वो उस जमाने में मिलता था जब प्रूविंग किए गए तब। अब एक्सेसिव ल्यूकोरिया है या तो मरीज आपको ऐसे इंडिकेशन देते हैं कि ड्यू टू ल्यूकोरिया मुझे पैड्स यूज करने पड़ते हैं, तो ये इंडिकेशन लेना है रनिंग डाउन टू हिल। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हिल तक आना चाहिए। मालूम हुआ? अब मानपत्र में ऐसा लिखा है, नक्शे में ऐसा लिखा है, लेकिन उसका आज के जमाने में क्या इंडिकेशन है वो हमने आपको बताया। एक्रिड ल्यूकोरिया या प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया नहीं, कोई भी उसका जो डिस्चार्ज है वो एक्रिड और प्रोफ्यूज मिलेगा, चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे मेंसिस हो, चाहे डायरिया हो, चाहे कोराइजा ही क्यों ना हो। ल्यूकोरिया अल्टरनेट विथ कैट्राल ऑफ द नोज एंड थ्रोट, अल्टरनेटिंग कंप्लेन। हमने कौन से मेडिसिन में बात किया था? यस, वेरी गुड, प्लेटिना के अंदर। क्रोनिक गोनोरिया व्हेन नो अदर मेडिसिन हैज एक्टेड डीपली। आपने बहुत से मेडिसिन चेंज कर दिए हैं गोनोरिया के अंदर, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरे 2-4 इंडिकेशन एल्यूमिना के हैं तो ये 5वां इंडिकेशन चिपका के एल्यूमिना दे दीजिए, लेकिन सिर्फ एक इंडिकेशन के ऊपर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कीजिए। प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस, अल्सरेटेड ओस, प्रोलैप्स के ऊपर भी हमने बहुत बात की कि हर बार सेपिया पोडोफाइलम प्रोलैप्स के अंदर नहीं प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। हेयर फॉल आउट ऑल ओवर द बॉडी, ये एक केस था हमारे पास, पूरी बॉडी के ऊपर से हेयर फॉलिंग था, कहीं पे भी नहीं, और हमने एल्यूमिना प्रिस्क्राइब किया था। 3 महीना तक हर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब किए लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। ये हमारा अनुभव था, क्योंकि हमारा लैक ऑफ एलाइड नॉलेज भी हो सकता है, क्योंकि उसको क्या डिसीज था हमें नहीं मालूम है। सिर्फ ये इंडिकेशन मिला था कि हेयर फॉल ऑल ओवर बॉडी, एल्यूमिना भी आता है, दूसरा मेडिसिन शायद सिलेनियम है, हाँ पता नहीं है एग्जैक्ट हमें। हाँ, सो शायद केस टेकिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, शायद हमने इसको पिक्यूलियर लिया, उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो मरीज ने 3 महीना दवाई शुरू रखा फिर उसने बंद कर दिया। आईलैशेस फॉल आउट, कहीं से भी हेयर फॉल। ब्लेफराइटिस विथ ग्रेट ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस, कहीं से भी अगर डिस्चार्ज मिलता है तो एक्रिड एंड प्रोफ्यूज है, नहीं मिलता है तो ड्राइनेस है, दोनों के अंदर सोचा जाना चाहिए। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ पेन गो अपवर्ड्स और अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट साइड ऑफ अफेक्टेड, अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट, ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो लीजिए, हमें अभी तक नहीं मिलते हैं। पैरालिटिक ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स, कहीं पे भी स्लगिशनेस, पैरालिटिक वीकनेस मिले तो एक ही एक सिम्टम को बार बार यहाँ पे हमारे जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया है उन्होंने लिखा है। सेंसेशन ऑफ ड्राइड वाइट ऑफ एग ऑन फेस और कॉबवेब ऑन द फेस, मतलब पर्स्पिरेशन है ना,
वो ट्रेनिंग मिलता है। अब फेस के ऊपर वाइट ड्राइनेस मिलेगा, ठीक है। कॉबवेब मतलब क्या? COBWERB मतलब झाड़ू। जो वो क्या होता है, टेरेंडुला किसमें से बनती है? स्पाइडर। तो जो स्पाइडर्स बनाते हैं ना, हाँ, तो उसको कॉबवेब कहा जाता है। और मुंह के ऊपर इस तरीके का मिलना, क्यों? आइदर विथ ड्राइनेस, अगर ड्राइनेस है तो वो सूख गया और उस तरीके का हो गया, आइदर पर्स्पिरेशन हुआ और वो सूख गया, तो वहां पे सोचा जाना चाहिए, ठीक है। कफ वायोलेंट कॉजेस बाय इलोंगेटेड यूवुला, दूसरा मेडिसिन आया, आगे एक मेडिसिन के अंदर था, ये आपका होमवर्क है, ढूंढिए। अगेन सब 50 से 50 मेडिसिन फिर से पढ़िए, इसी को गुरुकुल कहा जाता है। एक्सट्रीमिटीज फील एज इफ वॉकिंग ऑन कुशन्स, गेट एटैक्सिक, अनेबल टू वॉक विथ क्लोज आइज, अनेबल टू वॉक एक्सेप्ट विथ आइज ओपन एंड इन डे टाइम, great weakness and heaviness in the leg, chiefly in the hips, trembling of the knees, absence of sweat with dryness and harshness of the skin, absence of sweat, डॉक्टर साहब मुझे पसीना होता ही नहीं है, एल्यूमिना सोचिए। all skin symptom are worse in the winter, इस इंडिकेशन के ऊपर हमने सोरियासिस के 1-2 केसेस के अंदर एल्यूमिना प्रिस्क्राइब किए थे। Dryness of skin, perspiration rare and scanty, nails are tendency to break when they are cut, nails टूट जाना, ब्रेक हो जाना, बिट्टल नेल्स होना, तो इन सब के अंदर हम एल्यूमिना सोच सकते हैं। Dryness of skin with tendency to itch without eruption, itching without eruption, दूसरे मेडिसिन, वेरी गुड। और डॉलिकस, डायक्सकोरिया नहीं, डॉलिकस, आर्सेनिक, मिजेरियम, और 25 मेडिसिन इसके अलावा और भी हैं। स्किन क्रैक्स, ब्लीड, अल्सरेटेड एंड इंड्यूरेटेड, क्रोनिक अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर, स्लगिशनेस, स्पेशली अल्सर ऑन पैरालिटिक पार्ट, वहां पे एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। क्रोनिसिटी, व्हेन कंप्लेंट्स इंप्रूव फॉर टाइम एंड रिलैप्स फॉर नो रीजन, टाइम पासिस टू स्लोली एंड हावर सीम्स हाफ अ डे, क्यों ऐसा? उसको ऐसा लगता है, महसूस होता है, क्योंकि खुद, वेरी गुड। पोजेशन, ईटिंग फूड कुक्ड इन द एल्यूमिनियम, और आजकल तो आप सबको मालूम है कि एल्यूमिनियम के ही बहुत सारे बर्तन यूज होते हैं। सो एल्यूमिनियम के बर्तन में लंबे समय तक फूड कुक्ड हुआ है और वो खाने के बाद अगर दिक्कतें होती हैं तो वहां पे भी एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। आर्टिफिशियल फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, सब कुछ खाने के बाद अगर बॉटल फीड बेबीज के अंदर भी दिक्कतें होती हैं, तो आजकल के बच्चे जो कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं और जो पैकेड फूड और आर्टिफिशियल फूड ज़्यादा खाते हैं या बॉटल फीड बेबीज हैं, तो एल्यूमिना वहाँ पे पहले सोचा जाना चाहिए। ईटिंग पोटैटोज, पोटैटो खाने के बाद अगर दिक्कत बढ़ जाता है या पोटैटो खाने से दिक्कत शुरू होता है तो वहाँ पे भी एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। स्पेशली चिप्स का पैकिंग आता है ना, तो वो पोटैटो भी होता है और पैक्ड फूड आर्टिफिशियल फूड भी कहा जा सकता है। ड्राइनेस एंड पैरालिसिस और डिसअपॉइंटेड इन द लव, सो लव डिसअपॉइंटमेंट के लिए हर बार इग्नेशिया, नेट्रम्यूर, एसिड फोस और ऑरम नहीं सोचा जाना चाहिए। कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव के लिए एल्यूमिना भी सोचिए दोस्तों। अगर स्लगिशनेस मिलता है, अगर पैरालिसिस आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव मिलता है तो वहां पे एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। और स्पेशली इन द ओल्ड एज, क्यों? क्योंकि संतानों से बहुत प्रेम होता है, उनसे बहुत प्रेम रखते हैं, और संतान की तरफ से जब डिसअपॉइंटमेंट मिलता है लव के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर ही मिलना चाहिए, वहां मिलता है और उसके बाद पैरालिसिस का अटैक आना और ओल्ड एज होना, तो इन 3 इंडिकेशन के ऊपर वहां पे भी एल्यूमिना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। मोडालिटी, एग्रावेशन इन कोल्ड एयर ड्यूरिंग समर ऑल्सो विंटर, पीरियोडिसिटी, इवन अनदर डे, एक दिन आना एक दिन नहीं आना, एक दिन आना 3 दिन नहीं आना, वीक में 1 दिन आना, हफ्ते में 1 दिन आना, 2 हफ्ते में 1 बार आ जाना, महीने में 1 बार, इवन फुल मून एग्रावेशन, न्यू मून एग्रावेशन, पूनम अमास। सो ऐसे इंडिकेशन आपको ज्यादा कब मिलेंगे? जब आप असाइलम में प्रैक्टिस करते हैं। तो स्पेशली साइकोलॉजिकल डिसीजेस,
तो वहां पे आपको फुल मून, न्यू मून, एग्रावेशन के इंडिकेशन ज्यादा मिलते हैं। मालूम चल रहा है? दूसरे में नहीं मिलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको इसीलिए कह रहे हैं कि अपना मटीरिया मेडी का होना चाहिए, अपना रेपर्टरी होना चाहिए। क्यों? आपके पास जो मरीज आते हैं, जिस एरिया के मरीज आते हैं, उस एरिया के मुताबिक आप जिस सिम्टम्स को परसीव कर पाते हैं, आपके मरीज जो सिम्टम दे पाते हैं, उनके मुताबिक आपको उस मेडिसिन को देखना है। केंट साहब ने जो लेक्चर्स दे दिए हैं वो उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो हर मरीज को उस तरीके से देखते थे, वो उनका मान पत्र है, आप अपनी तौर तरीके से कीजिए। मालूम चल रहा है? जो व्यक्ति असाइलम के अंदर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो फुल मून, न्यू मून के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उनको ये सिम्टम ज्यादा मिलते हैं। हमें मास्टर के सब लिटरेचर में से ये सब कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो मास प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ज्यादातर हॉट, चिली, डिजायर, एवर्जन, थर्स्टी, थर्स्टलेस, इनके ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। जो ऐसे लोग हैं जो स्पेशली चिल्ड्रंस के अंदर ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल फूड, बॉटल फीड बेबीज, इनके ऊपर फोकस करेंगे, उनको ये इंडिकेशन बार बार मिलेंगे। अब वहां पे आप फुल मून, न्यू मून ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलता है ना, और मिलेगा तो भी बहुत बातचीत के बाद मिलेगा। तो ऐसा मत कीजिए कि हमें जो सिम्टम चाहिए वो मरीज दे, ऐसा नहीं करना है। मरीज जो सिम्टम देता है उसको हम वेरीफाई करते जाएं और वो सिम्टम लेते जाएं। आफ्टर मेंसेस, amelioration from summer, open air, warmth, eating warm drinks alternate day in wet weather and evening. So wet weather amelioration मिलता है। अब ये बहुत अनयूजुअल है, मालूम चल रहा है? मरीज अस्थमा लेके आया, चिली है, थर्स्टी है, लेकिन वेट वेदर एमिलोरेशन है, तो वहां पे अस्थमा के अंदर भी एल्यूमिना प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। कुछ भी फिक्स्ड रूल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि अस्थमा है तो नेट्रम सल्फ, आर्सेनिक, इपिकाक, इस तरीके की मेडिसिन ही सोचना नहीं। वो अस्थमा को छोड़ दो यार, उसको छोड़ दो, PQRS पे कंसंट्रेट करो। आप किस जगह पे प्रैक्टिस करते हैं? अगर आपके पास बहुत सुपर क्लास के पेशेंट आते हैं, रिच पेशेंट आते हैं, एजुकेटेड पेशेंट आते हैं, तो वो अवेयर होंगे अपनी मेंटल कंडीशन के तो ऊपर, तो वो आपको टाइम पासिस टू स्लोली, हरीड, इम्पेशेंट, इस तरीके के इंडिकेशन देंगे। वो आपको डेल्यूजन के, सेंसेशन के इंडिकेशन देंगे। लेकिन आप जब ऐसे मरीजों के साथ डील कर रहे हैं कि जो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, तो वो इन सब के प्रति अवेयर नहीं है। लेकिन वो आपको कैसे इंडिकेशन देंगे? तो वो आपको इंडिकेशन देंगे कि लेफ्ट साइडेड अफेक्शन है कि राइट साइडेड अफेक्शन है। जब टट्टी के लिए जाते हैं, संडास के लिए जाते हैं, तो क्या होता है? बहुत टाइम बैठना पड़ता है कि नहीं बैठना पड़ता है, पैरालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, वीकनेस है कि नहीं है, पोटैटो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, पोटैटो से दिक्कत होती है कि नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा ऐसे सिम्टम लेके प्रैक्टिस करता है वो गलत है, वो उसकी जरूरियात है, उनके लेवल पे वो अच्छा ही कर रहा है। सो इन सब मेंटालिटी, कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, इस सब को छोड़ दीजिए। हमें क्या करना है? हम होम्योपैथी को किस तरह कैसे लोगों के पास लेके जा रहे हैं, हमारे जो लोग हैं उनको होम्योपैथी तक ले जाना है, या तो होम्योपैथी को हमारे लोगों तक ले जाना है, तो हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, वो सोचिए और वो करिए। ये गुरुकुल की शिक्षा है। क्लियर? फूड एंड ड्रिंक्स, एपेटाइट, नो डिजायर टू ईट, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस, सो एनी टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर भी सोचा जाना चाहिए। कैन स्वेलो बट स्मॉल एट टाइम, थर्स्ट एक्सट्रीम ड्यूरिंग चिल, चिल के दौरान एक्सट्रीम थर्स्ट, फीवर के अंदर ये इंडिकेशन मिलेगा। वैसे भी थर्स्टी ले सकते हैं जनरली तौर पे। क्रेविंग, एबनॉर्मल क्रेविंग, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स लाइक चॉक, चारकोल, अर्थ, ड्राई राइस, डिजायर फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब इनडाइजेस्टेबल थिंग में कितनी मेडिसिन हुई, लेकिन हम तो हर बार कलकेरिया ही देते हैं, उसमें से बाहर निकलना है। डिजायर फॉर वेजिटेबल अनयूजुअल है ना। दूसरा मेडिसिन टेरेंडुला, देखिएगा बहुत से मेडिसिन है। अब वेजिटेबल डिजायर इंडिकेशन लगा के देखिए, उसमें लिखा टेरेंडुला, एल्यूमिना और दूसरा कोई भी मिला तो वो बढ़ता जाएगा। लेकिन मरीज आपको आके ऐसा बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे सब्जियां अच्छी लगती हैं, तो उसको पिक्यूलियर बनाना है और सीधा अपनी अनुभव की रेपर्टरी में वेजिटेबल डिजायर खोलिए। यस, वो पैरालिसिस की कंप्लेन के लिए आए हैं,
कॉन्स्टिपेशन है और पोटैटो डिसएग्री है, तो मेडिसिन कैन बी एल्यूमिना। एवर्जन टू पोटैटो, मीट एंड बियर, डिसएग्री टू ऑनियन, ड्रंकार्ड्स इवन फ्रॉम वीक अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड टोबैको स्मोकिंग। इन सब से दिक्कत बढ़ना, टोबैको से दिक्कत बढ़ जाना, अल्कोहल से दिक्कत बढ़ जाना और ऑनियन से दिक्कत बढ़ जाना, तो वहां पे भी एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। अब हेडेक के साथ आते हैं या वीकनेस के साथ आते हैं, कल रात को ज्यादा हो गई थी, तो उसको क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, हैंगओवर। और हैंगओवर के अंदर भी एल्यूमिना सोचा जा सकता है, हर बार नक्सवोमी का नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की सोच अब हमारा जितना हमसे हो पाता है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप ऐसी इस तरह की सोच डेवलप कीजिए। और फिलोसॉफी यानी तत्वज्ञान का यही फायदा है कि सत्य को ढूंढने के लिए सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है। और हमारे ऋषि मुनि है ना, आपको एक अच्छा सा वाक्य देते हैं, जुग सहस्त्र योजन पर बानु, लियो ताही मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा के अंदर आता है। और उसको आप गणना करेंगे ना, तो नासा ने पृथ्वी और सूर्य का जितना अंतर बताया है तकरीबन उतना ही अंतर होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों के पास कौन सी चीजें थी, कौन से ऐसे यंत्र थे जिसकी वजह से उन्होंने आज से हजारों साल पहले पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर नाप लिया था? सहस्त्र युग पे भानु, भानु यानी सूर्य था, युग सहस्त्र योजन पे भानु, सूर्य इतनी दूर था, लेकिन मधुर फल, उनको हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा कि वो मधुर फल है। अब उसके अंदर उन्होंने लिखा है, तो कहां से मालूम हुआ था? क्योंकि भारत ऐसी भूमि है जहां पे विचारक पैदा होते हैं, जहां पे तत्वज्ञान के माहिर लोग पैदा होते हैं, जहां पे गुरु शिष्य परंपरा चलती है। गुरु अपनी पूरी जिंदगी का सोच, विचार, तत्वज्ञान अपने शिष्यों को देते जाते हैं और शिष्य वहीं से सोचना शुरू करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और तब जाके वो सत्य को ढूंढ लेते हैं और सत्य के करीब हो जाते हैं। तो तब उन्होंने किसी तरह की एक सोच ही डेवलप की थी, सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी वहां तक शायद गए होंगे। वो सब आध्यात्मिक बातें हैं, कभी मिलेंगे तो करेंगे। लेकिन इस तरीके से सोचिए, बस हम जिस चीज के लिए हमारे पास साधन नहीं है, सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस चीज के बारे में भी हम जानकारी मालूम कर सकते हैं सोच की वजह से, तत्वज्ञान की वजह से, चिंतन की वजह से, मनन की तो वजह से, उन सब चीजों की ओर से। सो वो हमें करना है। और हमने आपको बताया था कि आज से 1500-1000 साल पहले भारत के अंदर 7 लाख से भी ज्यादा गुरुकुल हुआ करते थे, और वो नहीं है अभी। तो क्या हुआ, एक दीपक प्रगटाइए, हम गुरुकुल शुरू करते हैं। आप में से जो भी सीख के जाएंगे वो अपना अपना गुरुकुल बनाएंगे और भारत फिर से विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। माइंड, अब माइंड, जिन लोगों के पास ऐसे मरीज आते हैं जो माइंड दे सकते हैं, जो लोग अपने आप में इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि जो माइंड परसीव कर सकते हैं, जो माइंड के अंदर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो माइंड ले सकते हैं, तो उन लोगों को ये इंडिकेशन भी मिलेंगे। हम कोई विरोधी नहीं है माइंड के। कंफ्यूजन ऑफ माइंड्स एंड आइडिया, कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन मिले, स्टूल में क्या होता है, छोड़ू ना छोड़ू, छोड़ू ना छोड़ू, छोड़ू ना छोड़ू, ये कंफ्यूजन फिजिकल लेवल के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसीलिए स्ट्रेनिंग करना पड़ता है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, कंफ्यूजन। और अब अगर आप डॉक्टर जॉन स्कॉल्टन और डॉक्टर शंकरन साहब के या डॉक्टर दिनेश चौहान साहब के इस तरीके के अप्रोच को अगर देखेंगे तो उनमें किस रो में आएगा एल्यूमिना? हाँ, और उन्होंने जिस तरीके के समझाया है कि हाइड्रोजन इज फ्रॉम एनर्जी फॉर्म, उसके बाद हीलियम आएगा जिसका थोड़ा बहुत अस्तित्व है, उसके बाद थर्ड रो शुरू होगा, इंट्रा यूटेराइन लाइफ शुरू होगी, सेकंड रो सॉरी इंट्रा यूटेराइन लाइफ है। फिर बोरेक्स के अंदर फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन क्यों आया, उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, और उसके बाद धीरे धीरे आइडेंटिटी डेवलप होता है, चॉइस डेवलप होता है, और उस सीरीज के अंदर अगर आप एल्यूमिना देखते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन डेवलप होता है। फुल ऑफ आइडियाज, आइडियाज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या करूं क्या ना करूं इसकी कंफ्यूजन है। कंफ्यूज द इंटेलिजेंट, और हम में बहुत सारे होम्योपैथ
इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कंफ्यूज्ड इंटेलिजेंस, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी मेडिसिन भी आती हैं, लाख लाख और 1.5 लाख वाले सॉफ्टवेयर भी हैं, बहुत सारी मटीरिया मेडिकाएं हैं, बहुत सारी रेपर्टरीज हैं, लेकिन कौन सा मेडिसिन दें, ये कंफ्यूजन है। डिफरेंशिएशन नहीं आता है, और डिफरेंशिएशन करना ये ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखी जाती है। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है, ठीक है। तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं, 3 महीना 5 महीना 12 महीना 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल उनके साथ बैठें और उनका जो तत्वज्ञान है, उनका जो डिफरेंशिएशन है वो लें, तब जाके अच्छे से होम्योपैथी कर पाएंगे। होम्योपैथी करने के लिए सॉफ्टवेयर की, ज्ञान की, इंफॉर्मेशन की, लैपटॉप की, रेपर्टरियों की, किसी की कोई जरूरत नहीं है। होम्योपैथी करना है तो जरूरत है आपके अंदर अच्छे होम्योपैथी करने के जज्बे की। दूसरी जरूरत है आपके अंदर सत्य खोजने के जज्बे की। तीसरी जरूरत है आपके अंदर हार ना मानने के जज्बे की। चौथी जरूरत है ओडे सपेरे की, अपने सिद्धांत के ऊपर स्टिक रहने की। और उसके बाद जरूरत है एक अच्छे से गुरु की। बस अपने आप होम्योपैथी करते जाएंगे। ये सब मटेरियल थिंग है ना, लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, रेपर्टरीज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये सब मटेरियल थिंग हैं। होम्योपैथी मटेरियलिस्टिक वे के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता है। होम्योपैथी डायनेमिक है, और वो डायनेमिक लेवल के और पे डायनेमिक टीचिंग से ही सीखा जाता है। कंफ्यूजन ऑफ हिज ऑन आइडेंटिटी, तो हमने आपको बात की, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं मटेरिया मेडिका को। कंफ्यूजन ऑफ हिज आइडेंटिटी, व्हेन ही सेज सी एनीथिंग ही फील्स एज इफ अनदर पर्सन सेड इट और सॉड इट, as if he could transfer himself into another and only then could see. Sluggish and slow sensation are slow in being transmitted or to the center, हमने बात कर ली। Confusion as to his personal identity, not certain who is with sense of duality. Duality नहीं है, confusion है। मालूम है duality का मतलब है मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं। Confusion का मतलब है मैं ये हूं कि ये हूं, ये मुझे ही नहीं मालूम है। अगर आप अच्छे से परसीव कर सकते हैं तो ये सब आपके लिए है, नहीं कर सकते तो इसको छोड़ दीजिए। इसके आगे जो सब डिस्कशन हमने किया वो हमारे लिए ही है, हम उस तरीके से ही करते हैं, हमें ये बहुत नहीं आता है। हैस्टी बट स्लो इन एक्सक्लूशन, हैंस मिस्टेक इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। अगर स्पीकिंग एंड राइटिंग में मिस्टेक होता है, अगर ड्रूपिंग थिंग्स फ्रॉम हैंड्स होता है, क्लाउडीनेस होता है, तो वो सब इंडिकेशन फॉर एल्यूमिना है। क्यों? वो खुद हरीड हैं, इतने हरीड हैं कि उनको ऐसा वो जो सब काम जल्दी जल्दी कर लेंगे, अब उनको ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत स्लो पास हो रहा है। इतने हरीड हैं कि थॉट्स के ऊपर काबू ही नहीं रहता है। वो लिखने जाते हैं, हाथ स्लो चल रहा है लेकिन थॉट्स ज्यादा चल रहे हैं, इसीलिए मिस्टेक इन राइटिंग होता है। इतने हरीड हैं कि थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन उसका क्या है, पेरीफेरी टू सेंटर और सेंटर टू पेरीफेरी जो ट्रांसमिट होना चाहिए वो बहुत स्लगिश और स्लो ट्रांसमिट होता है। जरूरी नहीं कि स्लो है, वो नॉर्मल है, लेकिन विचार बहुत ज्यादा तेज हैं, तो वो जो बोलना चाहते हैं ना, दो शब्द मिक्स हो जाएंगे और मिस्टेक मेकिंग इन स्पीकिंग मिलेगा। तो अगर ऐसा मिलता है तो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए। टाइम पासिस टू स्लोली एंड हावर सीम्स हाफ अ डे, डेल्यूजन एवरीथिंग सीम्स अनरियल। मिलता है तो लीजिए। डिजायर टू किल एट द साइट ऑफ द नाइफ और सुसाइडल ऑन सीइंग देम। डॉक्टर साहब मैं चक्कू देखता हूं तो किसी को मार देने का या तो सुसाइड करने का मन हो जाता है। अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो इन एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। फियर्स इज ऑन इम्पल्स। डॉक्टर साहब मुझे यही डर लग रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे इम्पल्स आते हैं चाकू देखने के बाद, मैं कुछ कर तो नहीं जाऊंगा ना। फियर्स इज ऑन इम्पल्स। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजन, moods alternating, timidity alternating with sad thought constantly crowd upon the mind, inclined to weep, anxiety about conscience as if guilty, anxiety about कुछ मैंने ये गलती कर दी, ये मेरे से गलत हो गया, उसके ऊपर ब्रूड करता रहना और एज खुद को गिल्टी महसूस करना, खुद को क्रिमिनल महसूस करना, खुद को गलत महसूस करना, खुद की डिसवैल्यूड करना। इन सब में अगर मरीज आके ऐसा बोलता है कि मैंने ये भूल कर दी, मैंने ये भूल कर दी, मैं क्रिमिनल हूँ, ये मैंने गलती कर दी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, उसके अंदर आपको गिल्ट की भावना मिले, अफसोस की भावना मिले, पश्चाताप की भावना मिले, तो वहां पे भी एल्यूमिना सोचा जाना चाहिए। तो
तो ये है एल्यूमिना इन नटसेल, हमारे अनुभव और जो भी मैप के अंदर लिखा हुआ है वो। अब चलना है हम सबको, तो हमारा सबका अपना अपना वे होता है। अगर किसी को अहमदाबाद से मुंबई जाना है, ठीक है, तो कोई बस से भी जाता है, कोई ट्रेन से भी जाता है, सबका रूट अलग अलग होता है। कोई ऐसी बस से जाता है कि जो बीच में 1 या 2 स्टॉप करती है, कोई ऐसी बस से जाता है जो बीच में 25 स्टॉप करती है। कोई घूम घूम के जाएगा, कोई सीधा जाएगा, कोई वाया एमपी होके भी अहमदाबाद से मुंबई जाता है, कोई फ्लाइट से भी अहमदाबाद से मुंबई जाता है, कोई फ्लाइट से अहमदाबाद से जयपुर होके वाया ऐसे करके भी मुंबई जाता है। सो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही है। सब अपने अपने रास्तों से अपनी अपनी पॉकेट को कौन सी टिकट अच्छी लगती है, अपनी अपनी क्या जरूरियात है। किसी के लिए टाइम जरूरियात है, किसी के लिए पैसा जरूरियात है। मेरे लिए, मैं एक वेबिनार, एक सेमिनार के लिए मुंबई गया था, डॉक्टर फरूक मास्टर और धवले साहब का सेमिनार था। तो मैं सेकंड क्लास में गया था, मतलब चालू डिब्बे के अंदर। क्योंकि मेरी जरूरियात पैसा थी, स्लीप नहीं थी। जिनकी जरूरियात स्लीप है वो रिजर्वेशन करके जाते हैं। जिनकी जरूरियात ठंडी है, मतलब गर्मी नहीं होनी चाहिए ऐसे में, तो वो एसी वाले में रिजर्वेशन करके जाएंगे। तो वो सबकी अपनी अपनी जरूरियात, अपनी अपनी अवेलेबिलिटी है। उसी तरह से होम्योपैथी में भी अपनी अपनी जरूरियात, अपनी अपनी अवेलेबिलिटी के साथ अपने अपने रास्तों को इख्तियार कीजिए। वही ट्रेन है, लेकिन उसी ट्रेन में कुछ लोग फर्स्ट क्लास एसी में होंगे, कुछ सेकंड क्लास एसी में, कुछ लोग रिजर्वेशन में होंगे, स्लीपिंग में होंगे, कुछ लोग रिजर्वेशन स्लीपिंग में होंगे, कुछ लोग होंगे जो मेरी तरह होंगे, जो जनरल बोगी के अंदर भी, सेकंड क्लास के अंदर भी होंगे। ट्रेन का रूट वही है, लेकिन जर्नी भी वही है, लेकिन सबका सीट अलग अलग है। कुछ लोग बस में जाएंगे, कुछ लोग ट्रेन में जाएंगे। बस भी अलग अलग प्रकार की आती है, ट्रेन भी अलग अलग प्रकार की आती हैं। कुछ लोग फ्लाइट में भी जा सकते हैं। कुछ लोग महात्मा हैं, स्पेशली जैन साधुस, वो किसी में मुसाफरी नहीं करते हैं, तो वो पैदल भी जाएंगे। एक बार कड़वे प्रवचन वाले तरुण सागर महाराज जी रजत शर्मा साहब के साथ आपकी अदालत में आए थे, तो वो वहां तक भी पैदल ही गए थे, ऐसा हमने सुना था। तो वो कुछ लोग पैदल भी जाएंगे। अभी कुछ लोग अभी हमने पढ़ा था कि कुछ 2 पारसी बंदे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को साइकिल पे घूमने की ठान ली है, तो वो साइकिल पे भी जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत है और कोई सही है। हाँ, आपकी नज़रों में कोई गलत और सही हो सकता है, लेकिन अपने माइंड को, अपने नज़रिए को ब्रॉड बनाएं, तभी जाके होम्योपैथी कर पाएंगे। तो ये अपने अपने पहलू हैं। होम्योपैथी अपने अपने वे से होती है, अपनी जैसी जरूरियात, अपनी जैसी अवेलेबिलिटी, उसी के मुताबिक करना है। अभी एपिडेमिक नहीं हुआ था, तब हमें कच्छ जाना था, तो हम ट्रेन से मुसाफरी करते थे, क्योंकि हमें सस्ता पड़ता था, हमारे पास बहुत पैसे नहीं हैं। तो लेकिन अब क्या होता है कि हमारा आखिरी स्टेशन है, वहाँ पे कोरोना का चेकिंग होता है, 2 घंटे 3 घंटे का उसमें टाइम लग जाता है, ऐसा हमारे लोगों ने हमें बोला। तो अभी हम बस के अंदर जाते हैं, तो हमारी जरूरियत वहाँ पे घर पे पहुँचना होती है। तो उसी मुताबिक केस टू केस, जरूरियात टू जरूरियात, सब